निकाले थे, देखो ज़रा क्या फॉर्मूला आया था टाइम पीरियड का। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, करेक्ट है। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, सेकेंड्स पेंडुलम। अब ये सेकेंड्स पेंडुलम किस चीज़ का नाम है, इधर ध्यान से देखो, बात नहीं बेटा, यहाँ पर देखेंगे सब लोग। सेकेंड्स पेंडुलम भी एक तरीके का सिंपल पेंडुलम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड, ध्यान से सुनो, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का हो। कितना हो, 2 सेकेंड। मतलब उसको एक ऑसिलेशन करने में, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर इधर एक्सट्रीम, फिर मीन, ये इतना पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। तो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का हो, उस सिंपल पेंडुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। अब ये मत बोलना सर 2 सेकेंड्स पेंडुलम क्यों नहीं बोलते, नाम है उसका सेकेंड्स पेंडुलम। किसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड कितना बेटा, 2 सेकेंड। तो डेफिनेशन अंडरलाइन करो, पेज नंबर 123 पे आपको हेडिंग मिलेगी, सेकेंड्स पेंडुलम। क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, अ सिंपल पेंडुलम, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज़ 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, 2 सेकेंड है, इज़ कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, 2 सेकेंड है। तो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उस सिंपल पेंडुलम को हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड्स पेंडुलम। अब क्या करना है हमको, बोर्ड पर देखो, एक सेकेंड्स पेंडुलम बनाने के लिए स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, वो निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग का लेंथ। क्यों सर, स्ट्रिंग के लेंथ के पीछे क्यों पड़े आप, तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, कल पढ़ो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे। अब मुझे सेकेंड्स पेंडुलम बनाना है, मतलब टाइम पीरियड कितना करना पड़ेगा, 2। तो टाइम पीरियड 2 कैसे होगा, लेंथ बराबर रखेंगे, इतना लेंथ रखें कि टाइम पीरियड कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो एक सेकेंड्स पेंडुलम बनाने के लिए उसकी स्ट्रिंग का लेंथ कितना लेना होता है, क्या फॉर्मूला है उसके स्ट्रिंग के लेंथ को निकालने का, वो मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। तो क्या करें हम लोग, बोर्ड पर देखो बेटा, क्या डिराइव कर रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम के लेंथ का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग। इसको ऐसा दिखाते हैं, देखो लेंथ को एल से दिखाते हैं और सेकेंड्स पेंडुलम के लिए छोटा सा एस लिख देते हैं, एल एस। इसका फॉर्मूला निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बट फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम की खास बात क्या होती है बेटा, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड। तो ये टी की जगह पर क्या आ जाएगा, बोल 2 आ जाएगा, देयरफॉर टी की जगह पर 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल की जगह पर एल एस आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड्स पेंडुलम है ना। तो लेंथ की जगह पर क्या आएगा बेटा, एल एस डिवाइड बाय जी। ये 2 से 2, ये पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेंगे, 1 बाय पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल एस बाय जी। ये अंडर रूट को यहाँ पे लेंगे तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, वहाँ पर क्या बच गया, एल एच बाई जी। ये जी इधर डिवाइड करें ना, यहाँ आया तो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये, जी बाय पाई स्क्वायर, उधर कौन बचा, एल एच, तो उसको यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, एक ही, ख़त्म हो गया। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम के लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब अगर मुझे इसी जगह पर, यहीं पर, फ़िलहाल यहीं पर सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ निकालना है, मतलब मुझे पता करना है कि अगर मेरे को एक सेकेंड्स पेंडुलम बनाना है तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करूँगा। अब आप बोलोगे सर वो तो 9.8 होता है, एवरेज 9.8 होते हैं ना, एग्जैक्ट देखा जाए तो हर जगह क्या होता है, वो चेंज होता है, सही है ना। तो पहले मुझे इस जगह का क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर इस जगह का जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, पाई स्क्वायर से। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो सेकेंड्स पेंडुलम के लेंथ की वैल्यू रहेगी, समझा। इवन आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो वो भी आप सेकेंड्स पेंडुलम की मदद से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर पता करना है कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मैं एक ऐसा पेंडुलम बनाऊंगा जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड।
बनाते जाओ जब तक लेंथ बढ़ाते जाओ, जब तक टाइम पीरियड कितना ना हो जाए 2 सेकेंड। एक बार टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो गया तो पेंडुलम कौन सा पेंडुलम बन गया, सेकेंड्स पेंडुलम। अब उसका लेंथ नाप लो, तो लेंथ नाप लिए तो क्या आ गया आपको LS, उसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, G मिल जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से, बस यही है सेकेंड्स पेंडुलम, खत्म। कैसा क्वेश्चन आता है सर, डिफाइंड सेकेंड्स पेंडुलम, अंडरलाइन के लिए डेफिनेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, ये रहा डेरिवेशन, सिंपल सा 2-3 लाइन का, समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल, या तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट करने वाला, या थोड़ा सा प्यारा खूबसूरत न्यूमेरिकल आता है। तो एक खूबसूरत न्यूमेरिकल दिया है अपने को, करेंगे उसको, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाने वाला, समझ में आ रहा है। 2 न्यूमेरिकल दिए उधर, 5.10 और 5.11। 5.10 नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल है, और 5.11 जो है ना वो सेकेंड्स पेंडुलम न्यूमेरिकल है। तो दोनों न्यूमेरिकल करते हैं, देखेंगे। पहले 5.10 देखो सब लोग, क्या बोला देखो 5.10 में, क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टाइम पीरियड की। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10%। तो एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है बेटा, 10% इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब पहले जितना भी टाइम पीरियड था बाद में क्या हो जा रहा है, 10% इंक्रीज हो जा रहा है। सर क्यों इंक्रीज हो जा रहा है, तो आगे रीज़न दे रहा है, देख, इंक्रीजेज बाय 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। मतलब क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग, लेंथ। तो मैंने क्या देखा कि पहले एक सिंपल पेंडुलम था, अगर उसके लेंथ को मैंने 21 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, उधर क्या लिखा है, इंक्रीजेज बाय 21 सेंटीमीटर, मतलब पहले जितना था उतना है और 21 सेंटीमीटर से बढ़ा दिए। तो जब लेंथ को 21 सेंटीमीटर से बढ़ा दे रहे तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 10%। पहले जितना था उसका 10% क्या हो गया है, बढ़ गया। मतलब इधर 2 केस की बात चल रही, 2 केस की बात चल रही। पहले कुछ तो भी लेंथ था, कुछ तो भी टाइम पीरियड था, बाद में क्या किया, लेंथ को 21 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड कितना बढ़ रहा है, 10%। 2 केसेस की बात चल रही है, सही है ना। मेन क्वेश्चन पढ़ क्या है, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। तो शुरुआत में कितना लेंथ था वो निकालो, और शुरुआत में कितना टाइम पीरियड था वो निकालो। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा। तो इधर ध्यान से देखो, मैं क्या लिखता हूँ, इनिशियली, शुरुआत में टाइम पीरियड को मैं मान लेता हूँ बेटा, टाइम पीरियड को मैं मान लेता हूँ T1, क्या मान लेता हूँ, T1, एंड लेंथ को मान लेता हूँ मैं L1। तो शुरुआत में टाइम पीरियड कितना है, T1, और लेंथ कितना है, L1, ठीक है ना। फाइनली बाद में छेड़छाड़ करने के बाद अब जो नया टाइम पीरियड है वो T1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, T2, और जो नया लेंथ है वो L1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, L2। तो नए लेंथ को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, L2 से, है ना। नए लेंथ को किससे दिखा रहे हैं, L2 से। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, नया लेंथ आया कैसे, पहले वाले लेंथ को 21 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। पहले कितना लेंथ था, L1, जब उसको 21 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर, 21 से ही बोला है ना, हाँ। लेकिन इधर एक मसला है, ये जो सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ ऐसा यूनिट नहीं, तो उसको ऐसा ही में कन्वर्ट कर लो। L1 प्लस 21 ऐसी रहेगा, सेंटी हटेगा तो -2। ये -2 की वजह से जो पॉइंट इधर है कहाँ चला जाएगा, 2 नंबर पीछे, क्या बन जाएगा ये, L1 प्लस 0.21 मीटर। तो ये मुझे L2 और L1 के बीच का रिलेशन मिल गया, सही है। अब बात करते हैं नए टाइम पीरियड की। तो नया टाइम पीरियड उसने क्या बोला है, नया टाइम पीरियड कैसा है, लेंथ को 21 सेंटीमीटर बढ़ाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, टाइम पीरियड 10% से बढ़ रहा है। किसका 10%, पहले जितना था उसका 10%, सही है, पहले जितना था उसका 10% बढ़ रहा है। तो नया टाइम पीरियड क्या रहेगा, देख पहले कितना था वो, पहले कितना था वो T1, तो पहले जितना था उसी में पहले का 10% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बढ़ रहा है ना। अगर बोलता 10% डिक्रीजेज मतलब माइनस, तो पहले जितना टाइम पीरियड था उतना तो है, उसमें ऐड कर देंगे उसी का 10%। समझ में आ रहा है। जैसे एक कपड़ा आप खरीद रहे थे, उसका पहले प्राइस था 500 रुपये, पहले प्राइस था 500 रुपये। अब आप जाने लगे तो दुकानदार बोला अब 2 दिन बाद आओगे ना तो इसका प्राइस 5% बढ़ जाएगा। 5% बढ़ जाएगा मतलब अभी जितने में बिक रहा है
इसका 5% और महंगा मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 2 दिन के बाद प्राइस आप कैसे निकालोगे? पहले 500 तो वैसे ही रहने दो और फिर उसमें ऐड कर दो क्या 500 का 5%, तो नया प्राइस मिल जाएगा। वही काम किया ना हमने इधर। उसने बोला टाइम पीरियड 10% बढ़ा है, मतलब पहले जितना था वो तो रहने दो, फिर उसी का 10% उसमें क्या कर दो ऐड कर दो, ये नया टाइम पीरियड है। सही है। अब देख मैं क्या लिखूंगा इधर, T2 को ऐसी रहने दो, T1 को ऐसी रहने दो, प्लस 10 को ऐसी रहने दो। बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। जब भी परसेंटेज हटाने का उसकी जगह क्या लगाने का? अपॉन के नीचे 100। तो इधर पे परसेंटेज हटेगा तो अपॉन के नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू T1। सही है। ये 0 से 0 कैंसिल, T2 ऐसी रहने दे, दोनों में T1 क्या है कॉमन है, बाहर निकाल लो। यहाँ से T1 गया कौन बचा 1, प्लस यहाँ से T1 गया कौन बचा 1/10। सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T2 इज इक्वल्स टू T1, 10 का 10 प्लस 1/10। ये T1 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ आएगा तो T2/T1 कितना हो जाएगा बोल? 10 और 1 11/10। तो ये L2 L1 के बीच का रिलेशन है और ये T2/T1 का रेशियो है। तो जो डेटा दिया था उसी को मैंने लिख लिया। ना यू गाइस टेल मी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? बोलो 2π√L/g। तो जब यहाँ T1 लूँगा तो इधर क्या आएगा L1, और जब T2 लूँगा तो L2। सही है। ये T2 है, ये T1 है। अब यहाँ पे क्या निकाला मैंने देख T2/T1। अब इधर से T2/T1 कैसे निकालोगे? डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड कर दो। T2/T1, T2 की जगह पर क्या आएगा देख 2π√L2/g डिवाइड बाय 2π√L1/g। जो सेम है वो कैंसिल, 2π कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या बच रहा है खाली देख T2/T1 इज इक्वल्स टू √L2/L1। करेक्ट है। अब बेटा T2/T1 की वैल्यू है ना अपने पास, है या नहीं? व्हाट इज T2/T1? 11/10। T2/T1 कितना है 11/10। ये अंडर रूट को ऐसे रहने दे, अंडर रूट को ऐसे रहने दे। L2 को देख, L2 की भी तो वैल्यू निकाली ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2? L1 प्लस 0.21 डिवाइडेड बाय नीचे कौन है L1। सही है, सही है। अब ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वहाँ क्या बचा L1 प्लस 0.21 डिवाइड बाय L1। बेटा 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, L1 प्लस 0.21। सही है। नीचे से जितना जीरो कटता है ऊपर पॉइंट उतना पीछे जाता है, तो यहाँ से 2 0 काटूंगा तो पॉइंट 2 नंबर पीछे आएगा। क्या बन जाएगा ये 1.21, L1 प्लस 0.2। सही है। और डिवाइड में भी L1 है ना, सॉरी डिवाइड में भी क्या L1 है ना, डिवीजन में L1 था ना रे, वो भूल गया था मैं। ये L1 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो 1.21 इंटू L1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 0.21। ये वाला L1 इधर प्लस में, यहाँ आएगा तो 1.21 L1 माइनस L1 इज इक्वल्स टू 0.21। अब मुझे एक बात बताना, 1.21 L1 में से एक L1 निकाल देंगे तो 0.21 L1 बचेगा। नहीं समझा? यहाँ पे क्या है 1.21 है और वहाँ पे क्या है 1 है ना, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये 1 2 0 0.2। तो 1.21 L1 में से एक L1 निकाल देंगे तो खाली 0.21 L1 बचेगा। और वहाँ पर क्या है बेटा देख 0.21, इसको उधर भेज 0.21, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ जाएगा तो कट के कितना बचा? क्या निकालने का था अपने को? इनिशियल लेंथ और इनिशियल टाइम पीरियड। ये L1 कौन है? इनिशियल लेंथ। आ गया, दो चीज़ निकालनी थी ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। L1 भी निकालना है और टाइम पीरियड, इनिशियल लेंथ भी निकालना है, इनिशियल टाइम पीरियड। तो इनिशियल लेंथ आ गया। अभी किसकी बारी? इनिशियल टाइम पीरियड। तो यहीं पे इधर आ, ये इनिशियल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड? T1 इज इक्वल्स टू 2π√L1/g। वैल्यूज पुट कर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट L1 कितना है 1, g का वैल्यू 9.8। सही है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.28, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6.28 आया। अंडर रूट को ऐसे रहने दे, 1/9.8 रेसिप्रोकल देख सकते हैं। देखो रेसिप्रोकल 9.8 का 0, रेसिप्रोकल में जाओ और 9.8 का 0 देखो,
गो टू द टेबल ऑफ रेसिप्रोकल 9.8 का 0 कितना है 0.1020। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं मतलब 0। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ दिक्कत? अब स्क्वायर रूट देखने का है, पर स्क्वायर रूट अपने पास या तो 1 से 10 का होता है या तो 10 से 100 का। ये तो 0.1 है, 1 से भी छोटा है, तो पॉइंट को आगे भेजेंगे। कितना नंबर आगे भेजेंगे? 2 नंबर, इवन नंबर आगे भेजेंगे, 2 या 4 या 6 ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को 2 नंबर आगे लेंगे। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, देख इधर ध्यान से देख, 6.28 अंडर रूट ऑफ 10.2 इंटू 2 नंबर आगे गए ना, तो 10⁻² आगे जी नेगेटिव आएगा ना, जितना नंबर आगे लेने का उतना नेगेटिव पावर डालने। तो 2 नंबर आगे किया, 10.2 इंटू 10⁻²। अब ध्यान से देखिए 6.28 ऐसे ही रहेगा। 10.2 का स्क्वायर रूट बता, सब लोग देखो स्क्वायर रूट के टेबल में जाओ। स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 गए, उसमें 10 का 2 देख 3.194 इंटू, ये देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, खाली क्या बचेगा 10⁻⁻1। सही है। अब इन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.28 इंटू 3.194 वैल्यू आ रही है 20.058 इंटू 10⁻⁻1। -1 के से पीछे आएगा 2.0058 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। टाइम पीरियड कितना है बेटा? 2 सेकेंड। ये इनिशियल टाइम पीरियड। अच्छा, इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ रहा है, मतलब पहले सेकेंड्स पेंडुलम था, बाद में उसको चेंज कर दिया। तो इनिशियल लेंथ निकालना था 1 मीटर, इनिशियल टाइम पीरियड निकालना था 2 सेकेंड। समझा अच्छे से? ये लिखो, फिर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है 5.11 सेकेंड्स पेंडुलम से रिलेटेड, वो करेंगे। लिखो फटाफट। कभी मिलेंगे ना, तेरे से बात करेंगे ना, बोलना डॉक्टर अयूब आपको सलाम बोले। मेरे को डॉक्टर अयूब बुलाते, डॉक्टर नहीं डॉक्टर। चलो 5.11 देखेंगे सब लोग। मस्त न्यूमेरिकल है, एकदम समझने वाला। ध्यान से देखो सब लोग। हाँ, इन समर सीजन, मतलब गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, असल में मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे सीज़न क्यों मेंशन किया उसने। गर्मियों में गर्मी पड़ती है, जाहिर सी बात है, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है। फ़र्क किस चीज़ का है? टेम्परेचर का। जब गर्मियों में मौसम गर्म रहता है तो टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, और सर्दियों में टेम्परेचर यूजुअली कम रहता है। तो आपने 11th में एक टर्म पढ़े रहेंगे, थर्मल एक्सपांशन। सुनो ना, थर्मल एक्सपांशन। जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपांड करने लगती है। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा तो क्या करने लगती है? एक्सपांड। और कम टेम्परेचर पे ना कंप्रेस करने लगती है, सुकड़ने लगती है। तो मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर के साथ उनका लेंथ क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। लाइक मैं आपको एक जनरल नॉलेज का फैक्ट बताता हूँ। आईफेल टावर देखा है सबने फ़ोटो में? है ना, ऐसा लंबा सा टावर है 300 मीटर के आसपास। आपको पता है समर सीज़न जब आता है ना, गर्मियों का सीज़न जब आता है इटली में, तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता है मैक्स टू मैक्स। तो हीट की वजह से आईफेल टावर का जो लेंथ है ना, वो हर समर के सीज़न में अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस बढ़ जाता है। कितना? 6 इंचेस बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। किसकी वजह से? थर्मल एक्सपांशन की वजह से। और फिर जब सर्दियों का मौसम वापस आता है तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो। इसलिए तो वो टावर को, मतलब वरना आप सोचोगे इसमें क्या है, इससे अच्छे अच्छे टावर तो हमारे यहाँ स्टेशन के बाउंड्री पे बने रहते हैं, पटरी के बाउंड्री पे। वो टावर अपने आप को इन वेदर के हिसाब से अडॉप्ट करता है, मतलब मौसम के हिसाब से वो खुद को अडॉप्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता और एक्सपांड करता है। समझा रहे? वर्ल्ड के 7 अजूबे में शायद उसका भी नाम आता है, गेस पक्का नहीं मालूम मेरे को, शायद। ठीक है, समझा रहे? तो यहाँ पे उसने सीज़न क्यों मेंशन किया है? जाहिर सी बात है, हम लोग पेंडुलम पढ़ रहे हैं, पेंडुलम में होती है स्ट्रिंग। पेंडुलम में क्या होती है? स्ट्रिंग। तो हो सकता है समर सीज़न में वो एक्सपांड करे और विंटर सीज़न में कंप्रेस करे। तो ज़रा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या। अभी सीज़न क्यों दिया है समझा? वो फुकट में नहीं दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। ध्यान से देखो उधर क्या लिखा है। इन समर सीज़न, गर्मियों का मौसम चल रहा है,
अ पेंडुलम क्लॉक इज़ रेगुलेटेड एज अ सेकेंड्स पेंडुलम। एक पेंडुलम क्लॉक बनाया गया। कौन सा क्लॉक बनाया गया? अब सर ये पेंडुलम क्लॉक क्या होता है? क्लॉक पता है, घड़ी को बोलते हैं। पेंडुलम क्लॉक क्या करते हैं? इधर ध्यान से देखो, पेंडुलम क्लॉक किसको बोलते हैं? ये जो सेकंड का कांटा दिख रहा है वो नहीं रहता उसमें। पेंडुलम क्लॉक में सेकंड का कांटा नहीं होता है, उसके बजाय इसी मशीन से कनेक्टेड नीचे एक पेंडुलम होती है। हम लोग जो पेंडुलम क्लॉक खरीदते हैं मार्केट से 200-250 रुपये की, वो पेंडुलम क्लॉक नहीं होती है, वो उसकी कॉपी होती है। नीचे बस एक पेंडुलम लगा देते हैं जो ऐसा ऐसा करते रहता है बस, और बाद में ख़राब भी हो जाता है। जो रियलिटी में पेंडुलम क्लॉक होती है, जो पहले देखो विंटेज टाइम पर यूज़ होती थी, बड़ी बड़ी लकड़ी की पेंडुलम क्लॉक्स बनती थी, उसमें सेकंड का कांटा नहीं होता था, उसके अंदर सेकंड का कांटा नहीं होता था। और ये जो कांटे की मोटर रहती थी ना, उसको पेंडुलम के साथ कनेक्ट करके रखते थे, और ये पेंडुलम ऑसिलेट होता था। ये पेंडुलम क्या करता था? ऑसिलेट। अब समझ, इस पेंडुलम को ऑसिलेशन करने में लेट से 6 सेकेंड लग रहे। कितने सेकेंड लग रहे? 6 सेकेंड। तो 10 ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा? 60 सेकेंड। तो जब ये पेंडुलम 10 ऑसिलेशन कर लेगी ना, तो मशीन को ऐसा डिज़ाइन किया जाता था कि जब ये पेंडुलम 10 ऑसिलेशन कर लेगी तो मिनट का कांटा एक आगे बढ़ेगा, क्योंकि 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। फिर और 10 ऑसिलेशन होंगे तो एक और आगे बढ़ेगा। यानी सेकेंड का कांटे का काम कौन करता है? यहाँ पे पेंडुलम करती है, उसको पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं। समझा पेंडुलम क्लॉक किसको बोलते हैं? तो उसने क्या बोला है, समर सीजन में एक पेंडुलम क्लॉक है, गर्मियों का मौसम में एक पेंडुलम क्लॉक है, और उसको रेगुलेट मतलब उसको कंट्रोल किया जा रहा है जिस पेंडुलम के जरिए। वो कौन सा पेंडुलम है? सेकेंड्स पेंडुलम। पढ़ो ना, रेगुलेटेड बाय अ सेकेंड्स पेंडुलम। मिला? मतलब नीचे जो पेंडुलम लगा हुआ है कौन सा पेंडुलम है? सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होता है? 2 सेकेंड। यानी जब 30 ऑसिलेशन होगा तब 60 सेकेंड होगा। नहीं समझा? एक ऑसिलेशन को 2 सेकेंड लग रहा है, तो 30 ऑसिलेशन को 60 सेकेंड लगेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या? तब मिनट का कांटा एक आगे बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। एंड इट कीप्स करेक्ट टाइम। और गर्मियों के मौसम में ये जो घड़ी है एकदम परफेक्ट टाइम दिखा रही, मतलब ना आगे है ना पीछे, एकदम करेक्ट टाइम दिखा रही। अब पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग विंटर, अब सर्दियों का मौसम आ गया। सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर क्या होगा? कम। तो हो सकता है पेंडुलम की स्ट्रिंग का लेंथ थोड़ा बहुत क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो देखो ज़रा आगे क्या दिया है। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेज बाय 1%। हुआ? पेंडुलम का लेंथ क्या हो गया बेटा? कम हो गया। कितने परसेंट से? 1% से कम हो गया। अब बताओ, जब लेंथ 1% से कम हुआ है तो टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा ना। टाइम पीरियड जो होता है, याद करो, लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो अगर लेंथ कम हुआ है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? तो जो सेकेंड्स पेंडुलम पहले लगा हुआ था, वो जो सेकेंड्स पेंडुलम पहले लगा हुआ था उसका लेंथ क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? मतलब पहले जो 2 सेकेंड में ऑसिलेशन वो एक कंप्लीट कर रहा था, अब 2 सेकेंड में करेगा क्या? कम टाइम में करेगा। पर घड़ी को क्या लगेगा कि 2 सेकेंड हुआ है? नहीं समझा? क्योंकि मशीन कैसी डिज़ाइन की गई है कि जब एक ऑसिलेशन हुआ तो घड़ी 2 सेकेंड मानेगी उसको, 30 ऑसिलेशन हुआ तो 1 मिनट मानेगी। पर सर्दियों के सीज़न में क्या हो गया बता? सर्दियों के सीज़न में क्या हो गया? टाइम पीरियड क्या हो गया? कम। 2 सेकेंड से कम टाइम में एक ऑसिलेशन हो गया, पर घड़ी उसको क्या मानेगी? 2 सेकेंड मानेगी। समझ में आ रहा है? घड़ी आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी? आगे हो जाएगी। पीछे कैसे होगी रे? आगे होगी ना। अभी इधर 2 सेकेंड हुए भी नहीं और घड़ी ने क्या मान लिया? 2 सेकेंड मान लिया। मतलब अभी इधर 60 सेकेंड नहीं हुए रहेंगे और घड़ी को क्या लग जाएगा? 60 सेकेंड हो गया, तो आगे भाग जाएगी ना वो। रियलिटी में 60 सेकेंड नहीं हुआ है, पर घड़ी को क्या लगेगा? 60 सेकेंड हो चुका है, मिनट का कांटा आगे भाग चुका है कि नहीं? तो घड़ी आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी? मतलब सर्दियों के मौसम में सिर्फ लेंथ 1% कम होने की वजह से ये पेंडुलम घड़ी सर्दियों के सीज़न में कैसे चलेगी? आगे चलेगी, फास्ट चलेगी। 3 बजे भी नहीं रहेंगे और उसमें 3 बज चुके रहेंगे, घड़ी फास्ट रहेगी। समझ में आ रहा है? तो आगे देख, उधर क्या पूछा है, ज़रा ध्यान से देख। हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज़ इन 1 डे? पहले तो उसने ये पूछा कि जो घड़ी है वो गेन कर रही है या लूज़ कर रही है, मतलब आगे रहेगी या पीछे रहेगी। क्या हो रहा है बोल? आगे रहेगी ना, मतलब घड़ी क्या करी? गेन करी, एक्स्ट्रा टाइम गेन करी। अब कितना? इन 1 डे, एक दिन में कितना मिनट आगे रहेगी वो? एक दिन में ऑल टोटल जब 24 घंटे ख़त्म होंगे तो घड़ी एक्स्ट्रा कितना मिनट दिखाएगी, कितना गेन करेगी, वो आपसे पूछा है। क्वेश्चन समझा? अब क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा होगा इसकी माँ की यहाँ क्या पूछ लिया है, फिजिक्स का पेपर दे रहे कि जादूगिरी चल रही था। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। अभी मैं कराऊंगा तो आपको एकदम सिंपल है। पहले क्वेश्चन को सेग्रीगेट करो, 2 पार्ट में डेटा दिया है, समर सीज़न और विंटर सीज़न।
समर सीजन में पेंडुलम किसकी तरह काम कर रहा है? सेकेंड्स पेंडुलम की तरह, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है और टाइम भी कैसा दिखा रहा है वो? करेक्ट, परफेक्ट टाइम दिखा रहा है। विंटर सीजन में लेंथ 1% कम हो चुकी है, समर की बनिस्बत 1% लेंथ क्या हो गया है? कम हो गया। टाइम पीरियड भी कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो ऑसिलेशन जल्दी होगा, पर घड़ी को तो लगेगा कि सही टाइम पे हो रहा है, तो घड़ी कैसी भागेगी? आगे भागेगी। अब एक दिन में कितना आगे भागेगी वो अपने को देखना है। कैसे करेंगे? सब बोर्ड पर देखो। हाँ, ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना, ड्यूरिंग समर सीजन मैं ऐसा मान लेता हूँ जो लेंथ है वो है LS। लेंथ कितना बेटा? LS, लेंथ L, समर के लिए S, और टाइम पीरियड TS। टाइम पीरियड क्या मान लिया बेटा? TS। अच्छा, समर सीजन में पेंडुलम कैसे काम कर रहा है? सेकेंड्स पेंडुलम की तरह, तो TS की वैल्यू क्या रहेगी? 2 सेकेंड। कहाँ से आया 2 सेकेंड? समझा ना? कहाँ से आया 2 सेकेंड? समझा? चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस क्लॉक इज रेगुलेटेड एज सेकेंड्स पेंडुलम। तो समर सीजन में सेकेंड्स पेंडुलम है ना अपना पेंडुलम, तो सेकेंड्स पेंडुलम की खास बात क्या होती है? उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड। अब मुझे पता ये करना है कि ये घड़ी पूरे दिन में कितना ऑसिलेशन करेगी, 1 मिनट में नहीं, पूरे दिन में। अब ये कैसे निकालूँ? तो पहले ये पता करो कि एक पूरे दिन में सेकंड कितने होते हैं। तो इधर ध्यान से देखना, 1 डे इज इक्वल्स टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, आवर्स। फिर 24 घंटे से मिनट में जाने के लिए 60, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट ना, और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए वापस 60। ये तीनों मल्टीप्लाई कर लेना, 86,400 आएगा। कितना आएगा? 86,400। याद रखो ये डेटा, याद रखो, डायरेक्ट याद रखोगी तो इतना कैलकुलेशन भी बच जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में, 1 आवर में 3,600, 3600 सेकेंड होते हैं, और एक दिन में, एक पूरे दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। इसको याद रखो, ठीक है? नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आएगा। 24 को 6 से, फिर 6 से, और फिर आखिर में 2 0, 86400, 86,400 सेकेंड। ये कितना सेकेंड है? ये एक दिन का सेकेंड। कितना सेकेंड है ये? एक दिन का। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। सेकेंड्स पेंडुलम एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में करता है? फिर से एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन, 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन। तो फिर मुझे बताना, ध्यान से सुनना, 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है तो 10 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा? कैसे निकाले? डिवाइड किया ना 2 से, नहीं समझा? ये देख, 2 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है? 1, तो 10 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? सर सिंपल है, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5। 20 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? सर सिंपल है, 2 से डिवाइड कर दो। तो इतने सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? सर सिंपल है, 2 से डिवाइड कर दो। यानी कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलूँ? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर टोटल सेकेंड्स को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक दिन में कितना ऑसिलेशन हुआ है। क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? 2। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड कितना है बेटा? 2 सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स को, एक दिन में जितने टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स होते हैं उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या पता चलेगा? एक दिन में कितना ऑसिलेशन हुआ है। तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, सिंस सेकेंड्स पेंडुलम परफॉर्म्स 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 1। तो इधर ध्यान से देखना, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 डे, एक पूरे दिन में कितना ऑसिलेशन होगा? तो एक पूरे दिन में सेकेंड कितना है बेटा? 86,400। कितना ऑसिलेशन हुआ उसको निकालने के लिए 2 से डिवाइड। सिंपल है, नंबर ऑफ सेकेंड को नंबर ऑफ टाइम पीरियड नंबर ऑफ सेकेंड को टाइम पीरियड से डिवाइड करने का क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर ये 2 नहीं होता, टाइम पीरियड 2 नहीं होता, 4 होता, तब क्या करते? 4 से डिवाइड करते। 10 होता तो 10 से डिवाइड करते, 2 है करके 2 से डिवाइड। तो एक दिन में वो पेंडुलम टोटल कितना ऑसिलेशन करेगा? देख, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 0, 43,200 ऑसिलेशन। कुछ समझा? कुछ समझा रे? क्या बोला? समझा अच्छे से? ठीक है ना? तो वो जो घड़ी है
वो समर सीजन में एक दिन में कितना ऑसिलेशन करिए? 43,200। नीचे ओए हेलो, प्यार मोहब्बत से ज़रा सीढ़ी पे छोड़ दे। अरे उसका होगा रे, वो नीचे जो दुकान है ना उसकी होगी, छोड़ दे वहीं सीढ़ी पे छोड़ दे, जाएगी काली बिल्ली। अभी रात में देख तेरे साथ क्या होगा। इधर ध्यान से देखो। यस, तो एक दिन में कितना ऑसिलेशन हुआ है? 43,200। ये डेटा हमने कौन से सीज़न के लिए निकाले? समर से। क्वेश्चन में उसने बोला था कि समर सीजन में घड़ी बराबर चल रही, यानी इतने ऑसिलेशन होंगे तो घड़ी का टाइम कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा, ना आगे ना पीछे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर 43,200 ऑसिलेशंस क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। अगर इतने ऑसिलेशन हुए तो घड़ी का टाइम कैसा रहेगा बेटा? परफेक्ट। अगर इससे ज़्यादा ऑसिलेशन हुआ तो घड़ी आगे चलेगी, और इससे कम ऑसिलेशन हुआ तो घड़ी पीछे चलेगी। समझ रहे? अब समझ, इससे 2 ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ है, बता घड़ी कितनी आगे चलेगी? इससे 2 ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ है, फंस गए देख। हाँ वेरी गुड, तेज़ बोल। 4 सेकेंड नहीं समझा। एक ऑसिलेशन पे घड़ी क्या मानेगी? 2 सेकेंड। इतना हो रहा है मतलब परफेक्ट चल रहा है। 2 ऑसिलेशन ज़्यादा हो गया मतलब घड़ी के हिसाब से एक दिन में 4 सेकेंड वो ज़्यादा भाग गई ना, क्योंकि एक ऑसिलेशन पे घड़ी कितना मान के चलेगी? 2 सेकेंड। 10 ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ तो कितना सेकेंड आगे रहेगी? 20। समझा रहे? यानी जितने ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई करो, उतना सेकेंड घड़ी आगे रहेगी। क्या बोला समझा? फिर बोलूँ, जितने ऑसिलेशन ज़्यादा हुए, इतने हो रहे हैं तो परफेक्ट चल रही है घड़ी, ना आगे ना पीछे। कम ऑसिलेशन हुआ तो घड़ी पीछे रहेगी, ज़्यादा ऑसिलेशन हुआ तो घड़ी आगे रहेगी। अब समझ, ज़्यादा ऑसिलेशन हुआ मतलब घड़ी आगे चल रही। अब एक ऑसिलेशन पे घड़ी कितना आगे चलेगी? 2 सेकेंड। तो अगर एक ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ तो घड़ी 2 सेकेंड आगे, 2 ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ तो 4 सेकेंड, 5 ऑसिलेशन ज़्यादा हुए तो 10 सेकेंड। क्या कर रहे हो? जितने ऑसिलेशन ज़्यादा हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेम पीछे के लिए होती, इससे कम ऑसिलेशन हुआ मतलब घड़ी पीछे। समझ, इससे एक कम ऑसिलेशन हुआ मतलब 2 सेकेंड पीछे। जा रहा है भेजे में, इसको जिंदा रखो थोड़ा, जा रहा है। तो ये सारा डेटा हमने किसके लिए निकाले बेटा? समर सीजन की। अभी सर्दियों की बारी। तो ड्यूरिंग, ध्यान दे रहे, ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में लेंथ को मैं मान लेता हूँ LW, लेंथ ऑफ विंटर सीजन, और टाइम पीरियड में ले लेता हूँ TW। पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि विंटर सीजन में लेंथ जो है वो 1%, किसका 1%? जितना था समर में, जितना था उसका 1% कम होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान दें, LW की वैल्यू बराबर रहेगी, समर में जितना था उतना तो ठीक है, उसमें से कम कर दो उसी का। सही है, सही है ना। सी दिस LW विल बी लाइक दिस ओनली, LS -1, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन के नीचे 100, दोनों में से LS, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 100 -1/100 कितना हो जाएगा? ये LW इज इक्वल टू LS इंटू 99/100। LS को इधर ले ले, LW/LS इज इक्वल टू 99/100। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? बोलो, 2π√L/G। अगर समर सीजन है तो इधर LS आएगा, और अगर विंटर सीजन है तो इधर LW आएगा। सही है? ये हमने क्या निकाला है? LW/LS निकाला है ना। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, TW/TS। TW कौन है? 2π√LW/G, 2π√LS कौन, TS कौन है? LS/G। जो सेम है वो करेगा, 2π G और G। क्या बच गया? बोलना, LW/LS। ये TW/TS को ऐसे रहने दो, √LW। हम LW/LS की वैल्यू कितनी है? 99/100। सही है? सॉल्व करते इसको। 99 का स्क्वायर रूट देख के बता, कहाँ मिलेगा 99? 10 से 100 में। हाँ, 10 से 100 में जाओ, 10 से 100 में गए, 99 का 0 कितना है?
50 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट इजी 99 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट देख लिए 9.950 और 100 का स्क्वायर रूट 10। नीचे से जितना जीरो कटता है पॉइंट उतना पीछे जाता है, तो ये TW/TS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9950। ये TS इधर डिवाइड कर रहा है ना, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो TW इज इक्वल्स टू 0.995 इंटू TS का वैल्यू कितना था बोलना 2, तो हो जाएगा 0.995 इंटू 2। लेट्स मल्टीप्लाई इट, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 10 का 0 कैरी गया 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 का 9 कैरी गया 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 का 9 कैरी गया 1, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ रहा है 1.99। कुछ देख रहे हो, कुछ देख सकते हो बेटा। अगर लेंथ को 1% कम कर दिया गया तो पहले जो टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, अब वो टाइम पीरियड 1.99 सेकेंड हो गया। कितने का फ़र्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.01 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, 0.01 सेकेंड का फ़र्क आ रहा है। अब सर इतने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक ऑसिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे दिन में अच्छे खासे ऑसिलेशन हो रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो समर सीज़न में एक दिन में कितने ऑसिलेशन हुए थे कैसे निकाले थे, एक दिन में जितने सेकेंड्स होते हैं उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। अब विंटर में निकालते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 डे। तो देख समर सीज़न के लिए क्या किए थे हमने, बोल 86,400, ये एक दिन में पाए जाने वाले सेकेंड है ना, इसको डिवाइड किए थे जो टाइम पीरियड था, कितना टाइम पीरियड था 2 से, पर यहाँ पर विंटर सीजन है, इधर टाइम पीरियड कितना है 1.99, इसको किससे डिवाइड करेंगे 1.99 से। अरे अब ये कैसे सॉल्व होगा बता, लॉग से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग से। बाहर आ गया एंटी लॉग, रुक रहे सबर। पॉइंट से पहले कितने नंबर है इधर 1 2 3 4 5, तो 4 पॉइंट, और डिवाइड गया तो माइनस, पॉइंट से पहले एक नंबर है 1 - 1 0.86 का 4 देखो 9365, 19 का 9 272989, दोनों को माइनस करते हैं। ये देख डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इधर देख माइनस करते हैं। 5 में से 9 नहीं जाता, ये 5 हो गया और ये 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 8 नहीं जाता, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 9 नहीं जाता, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 0 गया 4। सही है। अभी इसका एंटी लॉग देखने के लिए इधर इंटू 10⁴ आएगा ना, पॉइंट से पहले 4 नंबर है, 63 के 7 का 6, 63 का 7 कितना है 4335, और उसका 6 कितना है 6, तो 35 में 6 मिलाए तो 41, 4341, एक नंबर के बाद पॉइंट, पर इधर तो 10⁴ है, तो ये पॉइंट 4 नंबर, 3 नंबर ये हो गया, एक नंबर और कौन रहेगा 0, कितना हो गया ये 43410 ऑसिलेशन। तो देख इधर देख, गर्मियों के मौसम में एक दिन में कितना ऑसिलेशन हुआ था 43,200, सर्दियों के मौसम में एक दिन में कितना ऑसिलेशन हो रहा है 43,410, ज़्यादा या कम, मतलब घड़ी आगे चले। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 43410 इज ग्रेटर देन 43200, दैट इज क्लॉक गेन्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में घड़ी क्या कर रही है, आगे चल, गेन कर रही है। समय अब कितना गेन कर रही है, गेन इन ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन ज़्यादा हुए देख, अभी हो रहे 43410, पहले कितने हो रहे थे 43200, तो 43,000 में से 43,000 तो डायरेक्ट चला गया, 410 में से 200 निकाल दो, 210 ऑसिलेशन, इतने ऑसिलेशन एक दिन में ज़्यादा हो रहे हैं। 0.01 सेकेंड जो बोल रहे थे ना, उसकी वजह से एक दिन में कितना ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे देख
210 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पे घड़ी कितना आगे चलेगी? 2 सेकेंड। तो 210 ऑसिलेशन पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इधर? देयरफॉर गेन इन टाइम इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये? 420 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 7 मिनट। 6 7 42 ना, ऑलमोस्ट कितना? 7 मिनट। समझा? उसको 7 मिनट 14 सेकेंड कुछ आंसर आया शायद। हटा तो ज़रा, वो कैसे आया? उसने ये चीज़ जो है ना लॉग से नहीं किया, कैलकुलेटर से किया है। तो जब आप इसको कैलसी से करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 43417। अब चाहिए तो मैं भी फट से मोबाइल निकाल के कैलसी से कर सकता था, तो एकदम एग्जैक्ट सेम आंसर आता। पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम लोग कैलसी से तो नहीं करेंगे ना, लॉग से करेंगे, तो लॉग से ये आंसर आएगा। चलेगा, इट्स परफेक्ट, ओके फाइन, चलेगा। समझ में आ रहा है? तो देख, सिर्फ 0.01 सेकेंड का फ़र्क पड़ा है, घड़ी एक दिन में 7 मिनट आगे बढ़ जाएगी। यानी जब उस घड़ी में 12 बज रहे होंगे ना, तब 12 बजने में 7 मिनट अभी बचे होंगे। 7 मिनट आगे ना घड़ी। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, यू कैन फाइंड समथिंग विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टू फाइंड, वो चीज़ें भी निकाल सकते हो आप। समझ में आ रहा है अच्छे से? लिखो फटाफट। पहला पॉइंट देखेंगे सब लोग यहाँ पर। मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, पढ़ेंगे हम लोग टेक्स्ट बुक से ही, सब बोर्ड पर देखेंगे। तो हम लोगों को कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम को डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। पहले कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम याद करो। ये रिजिड सपोर्ट, ये पेंडुलम, इसके बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए थीटा एंगल्स, कितना एंगल से, और फिर इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं ना। किसमें घुमाते बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो अगर मैं बॉब की ट्राजेक्टरी के ऊपर ध्यान दूँ, ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, रास्ता, तो बॉब जो रास्ता कवर कर रहा है इट इज़ एक्चुअली अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्या है वो? हॉरिजॉन्टल सर्कल। लेकिन अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखेंगे, ये रिजिड सपोर्ट पेंडुलम, थोड़ा सा थीटा एंगल दिए इसको, और फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करा, ये ट्राजेक्टरी है इसकी, करेक्ट है? ये ट्राजेक्टरी है। ये ट्राजेक्टरी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, असल में ये एक वर्टिकल सर्कुलर सर्कल का एक थोड़ा सा पार्ट है, पूरा वर्टिकल सर्कल नहीं, वर्टिकल सर्कल का थोड़ा सा पार्ट। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब की ट्राजेक्टरी होती है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होती है, और सिंपल पेंडुलम में बॉब की जो ट्राजेक्टरी होती है, जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो वर्टिकल सर्कुलर सर्कल का एक पार्ट होता है। सही है? पढ़ो पहला पॉइंट क्या दिया देख कोनिकल पेंडुलम में, ट्राजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। सही है? सेम बात लिखी है। सिंपल पेंडुलम के लिए क्या दिया देखो, ट्राजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज द पार्ट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल का पार्ट। सही है? तो पहला पॉइंट ट्राजेक्टरी के ऊपर है कि भाई यहाँ पे बॉब की ट्राजेक्टरी हॉरिजॉन्टल सर्कल होती है और यहाँ पर बॉब की ट्राजेक्टरी एक वर्टिकल सर्कल का थोड़ा सा पार्ट होती है। पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे बेटा सब लोग। दूसरा पॉइंट है एनर्जी से रिलेटेड। पहले इसकी बात करते हैं। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी हर पॉइंट पर क्या होती है? कांस्टेंट। अब ये बॉब जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, याद है ना? कोनिकल पेंडुलम का बॉब कौन सा मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बदलती है पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग रहेगा तो वो यूनिफॉर्म रहेगा क्या? नहीं। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी भी सेम है, तो अपने आप पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब कि कोनिकल पेंडुलम में हर एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? अब इधर आओ, ये कौन सा मोशन कर रहा है? ये कौन सा मोशन कर रहा है? लीनियर एसएचएम या एसएचएम। एसएचएम में हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट की सेम नहीं रहती है। मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर काइनेटिक कम होने लगती है, पोटेंशियल बढ़ने लगती है, और एक्सट्रीम तक पहुँचते पहुँचते काइनेटिक 0 हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम।
मतलब इस मोशन में हर एक पॉइंट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? नहीं। तो फिर सेम क्या है? टोटल एनर्जी। वेरी गुड। सेम क्या है बेटा? टोटल एनर्जी, जो कैसे निकाली जाती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करें। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोनिकल पेंडुलम में हर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेम। सिंपल पेंडुलम में हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन हर पॉइंट पर उन दोनों का सम क्या होता है बेटा? सेम होता है, क्योंकि उन दोनों का सम क्या रहेगा? टोटल एनर्जी, जो हर पॉइंट पर क्या है? सेम। पढ़ो दूसरा पॉइंट। कोनिकल पेंडुलम में क्या दिया देख, काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। सिंपल पेंडुलम में क्या दिया देख, काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेड। कांस्टेंट नहीं बल्कि कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही है और फिर बाद में पोटेंशियल काइनेटिक। मीन पर काइनेटिक थी, पोटेंशियल नहीं थी, फिर धीरे धीरे काइनेटिक पोटेंशियल में बदली और बदलते बदलते एक्सट्रीम पर काइनेटिक खत्म हो गई, खाली पोटेंशियल बदली। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आर इंटर कन्वर्टेड, या ऐसा भी लिख सकते हो आर नॉट कांस्टेंट। पर आगे देख क्या लिखा है, एंड देयर सम इज कंजर्व। उन दोनों का सम क्या बेटा? कंजर्व मतलब कांस्टेंट है। सेकेंड पॉइंट समझा? आसान भाषा में बोले तो इस मोशन में हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। इस मोशन में हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन उन दोनों का सम सेम होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए? कोई डिफ़िकल्टी है इसमें बेटा? नहीं ना? पक्का? थर्ड पॉइंट पे आऊँ। थर्ड पॉइंट है गवर्निंग फोर्स से रिलेटेड। इधर देखो, थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड है? गवर्निंग फोर्स। गवर्निंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो मोशन करा के लेता है। तुम लोग बताएंगे मेरे को। यहाँ देखो, सर्कुलर मोशन को करा के लेने वाला फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। एसएचएम को करा के लेने वाला फोर्स कौन सा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे गवर्निंग फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे गवर्निंग फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखते हैं गवर्निंग फोर्स दोनों केस में आ कहाँ से रहा है। तो पहले इसको देखो, यहाँ पर पहला फोर्स है वेट mg, दूसरा फोर्स है टेंशन t। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा? थीटा। टेंशन को 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, तो एक वर्टिकल पार्ट आएगा ऐसा और एक हॉरिजॉन्टल। ये थीटा के साथ है, क्या आएगा? t cos थीटा। ये क्या रहेगा? t sin थीटा। t cos थीटा mg को क्या कर रहा है? बैलेंस। t sin थीटा अलॉन्ग द रेडियस है, टुवर्ड्स द सेंटर है। कौन सा फोर्स है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस केस में जो गवर्निंग फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन दे रहा है? t sin थीटा। t sin थीटा मतलब टेंशन का, ध्यान दे, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट की ना टेंशन की, ये कौन सा है? वर्टिकल, ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो पढ़ो जरा उधर, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन। सही है? टेंशन का देख, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर से पढ़, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर गवर्निंग फोर्स। सही है? टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है या फिर गवर्निंग फोर्स दे रहा है। अब इधर आओ, यहाँ देख, यहाँ देख, ये एसएचएम है। एसएचएम में गवर्निंग फोर्स कौन सा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो इधर देखते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है। ये डायग्राम तो कल भी बनाए थे। इधर आएगा mg, इधर आएगा टेंशन। mg को रिजॉल्व किए थे, याद है? mg को रिजॉल्व किए थे। यहाँ पर थीटा था, ये था mg cos थीटा, और ये था mg, ये क्या दे रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल नहीं। ये सर्कल है, उसको किसी एक पॉइंट पर ऐसा फोर्स आया तो ये टेंजेंशियल होता है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल। टेंजेंट पढ़े हो? टेंजेंट 10वीं में, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन। तो ये जो फोर्स है ये भी तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है ना। कैसा फोर्स है ये? टेंजेंशियल। तो देखो उधर क्या लिखा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दी वेट। टेंशन नहीं, कौन रे? वेट। mg बोले तो वेट। तो देखो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मोशन। आसान भाषा में यहाँ पे गवर्निंग फोर्स कौन दे रहा है? यहाँ पे गवर्निंग फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ पे गवर्निंग फोर्स कौन दे रहा है? वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट। 3 पॉइंट हो गए, समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है फॉर्मूला। कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे 2π√L cos θ/g। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है 2π√L/g। यही है 4th पॉइंट। टाइम पीरियड इज गिवन बाय
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, और वहाँ पर टाइम पीरियड इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सही, कितने पॉइंट हो गए? पाँचवा और आखिरी पॉइंट, सब लोग ध्यान देंगे बेटा। पाँचवा और आखिरी पॉइंट क्या है सर? पाँचवा पॉइंट एकदम सिंपल, सब इधर देखो। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब चल रहा है तो ये बॉब ऐसे ऐसा घूम रहा है, थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? थीटा जितना है उतना ही रहेगा। देख ये वर्टिकल लाइन, ये ऐसी स्ट्रिंग, अब ये भले से ऐसे ऐसा घूम रहा है, हर पॉइंट पर थीटा कितना रहेगा? सेम। थीटा चेंज हो रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर देख, जब ये ऐसा ऐसा है तो थीटा कम है, ऐसा हो रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, फिर से थीटा कम हो रहा है, फिर से थीटा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर थीटा क्या होता है? फिक्स। यहाँ पर थीटा क्या होता है? चेंज। दूसरी बात, इसमें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग ऐसा तो घूम रहा है ना, ये अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होकर घूमेगी तो एक कोन कहाँ से दिख रहा है? फिर तो ये खाली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो इसमें ये स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, ये एम्पलीट्यूड है ना, अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूँ, बहुत बढ़ा दूँ, एम्पलीट्यूड को बहुत बढ़ा दूँ, जैसे कोई अपना दुश्मन झूले पे बैठता है तो अपन उसको कैसा झुलाते? ऐसा, हाँ, ये मर जाए साला, गिर जाए। मैंने एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ा दिया, यहाँ तक आना चाहिए एम्पलीट्यूड, तो अब क्या होगा? देखिए पेंडुलम ऐसा है, यहाँ पे ऐसा आया, इस टाइम पर कैसा है ये देख? हॉरिजॉन्टल। सेम इस टाइम पे भी कैसा है? पूरे टाइम पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, दो इंस्टेंट पे, एक ये वाले इंस्टेंट पे और एक ये वाले इंस्टेंट पे, क्या है वो? हॉरिजॉन्टल। एम्पलीट्यूड और बढ़ा दिया मैंने, एम्पलीट्यूड और बढ़ा दिया, ये इधर देख, इतना बढ़ा दिया मैंने एम्पलीट्यूड। अगर तुम लोग कभी इमेजिका गए हो, वेटलैब्स इमेजिका, तो उसमें स्टीम मशीन करके एक झूला है, देख ऐसा गोल गोल घूमती है और ऐसा पेंडुलम की तरह ऐसे से आती है। वो शुरुआत में ऐसे रहती है, लीनियर ऐसे चलती, फिर धीरे धीरे ऐसे, फिर ऐसे, हाई एम्पलीट्यूड, हाँ, लास्ट में ऐसा उल्टी हो जाती है वो। समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान से देख, एम्पलीट्यूड इतना बढ़ा दिया मैं। अब इसमें यहाँ पर देख, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है क्या? अभी 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 है, उसके बाद वापस से नहीं है, फिर हो गई, फिर नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, वापस हो गई, वापस नहीं। यानी यहाँ पर स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। पर यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड को बहुत बढ़ा दिया जाए तो कुछ टाइम ऐसे आएंगे जहाँ पर स्ट्रिंग क्या हो सकती है? हॉरिजॉन्टल हो सकती है। क्या क्या बताया? देख क्या क्या होता है। यहाँ पे थीटा क्या रहता है? फिक्स। यहाँ पर थीटा क्या होता है? चेंज। इधर स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, वरना वो कोन ही नहीं रहेगा। इधर स्ट्रिंग अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रिंग कभी कभी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। पढ़ो लास्ट पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, कोनिकल पेंडुलम पे पढ़ो। स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स एंगल। मिला स्ट्रिंग ऑलवेज मेक अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग हमेशा फिक्स एंगल बनाती है और कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। यहाँ पर पढ़ो, विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंसेस। कुछ इंस्टेंसेस पे स्ट्रिंग क्या हो सकती है? हॉरिजॉन्टल हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो एक बार फिर से रिकैप दे रहा हूँ, उसको स्टार मार्क कर लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाँ लगाते रहिए। इसका कपड़ा पकड़, ला वापस। क्या बोली वापस बोल, क्या बोली? मैं सुना नहीं। ठीक, और कुछ? हेयर बैंड, लिपस्टिक, आईलाइनर। रिकैप इधर देखो, यहाँ देखेंगे सब लोग। इसका पहला पॉइंट था, इधर देखो, इसका पहला पॉइंट था कि जो बॉब की ट्राजेक्टरी है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, जो बॉब की ट्राजेक्टरी है वो वर्टिकल सर्कल का एक पार्ट है। यहाँ हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन उन दोनों का सम सेम होता है। करेक्ट है? यहाँ पर जो गवर्निंग फोर्स है वो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर जो गवर्निंग फोर्स है वो वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट देता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। इसका टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी।
ठीक है ना। यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है वो वर्टिकल के साथ एक फिक्स एंगल थीटा बनाती है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, चेंज होता है। इधर स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड को लार्ज कर दिया जाए तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे, कुछ कुछ टाइम पर स्ट्रिंग क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। और इसी के साथ लीनियर SHM पूरा क्या हो गया, फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख, एंगुलर SHM। अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, एंगुलर SHM। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर SHM। यस बात नहीं, यहाँ देखेंगे सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना एंगुलर SHM। अब एंगुलर SHM में क्या होगा, जाहिर सी बात है जो हार्मोनिक मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं होगा, एंगल पे होगा। कैसे होगा बोल, एंगल पे। एग्जांपल सब बोर्ड पर देखो, एक फिक्स सपोर्ट है, इससे मैंने एक मेटालिक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है। मेटालिक स्ट्रिंग या तो मेटल की होनी चाहिए या तो नायलॉन की होनी चाहिए, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। एक मेटालिक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और इससे एक डिस्क को कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया बेटा, एक डिस्क। दिस इज वन डिस्क। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक डिस्क है ऐसा, अगर तो मैं ये डिस्क को ऐसा पकड़ के यहाँ पे लाके छोड़ दूँ तो ये ऐसा ऐसा SHM करेगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ देख, ये डिस्क को पकड़ के ऐसा ट्विस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग में भी क्या आएगी बोल, ट्विस्टिंग आएगी। अब ये जो ट्विस्टिंग है सब एंगल पे हो रही है ना। ट्विस्टिंग कैसे हो रही है बेटा, सब एंगल पे। जैसे मिसाल के तौर पर पायलट दे रहे वहाँ पे, खाना नहीं दूंगा, डोंट वरी। आफिया खुश हो गई, बोले खाना मिलेगा। आजकल मेरे खुद के खाने के वांदे हैं। समझी क्या, नाप तोल के खाना पड़ता है। ये देखिए डिस्क है। अब समझ, इसके ऊपर मैं एक लाइन कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज दैट लाइन है, दिख रही है लाइन। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ट्विस्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूँ बोल, ट्विस्ट। ये देख ट्विस्ट किया मैंने, तो ये लाइन जो पहले इधर थी आप कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। सही है, यहाँ आ गई। तो पहले जहाँ पर थी ये लाइन, यहाँ पर थी, है ना। सही है ना, पहले यहाँ पर थी ना ये लाइन, ट्विस्टिंग करने के बाद इधर आ गई। कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है, सीधे रहना दे। एंगल बनता हुआ दिख रहा है, कितना एंगल, थीटा एंगल। तो मैंने इसको ट्विस्ट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल। व्हाट इज दिस थीटा एंगल, समझ में आ रहा है ना सबको। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करो। पहले ये लाइन यहाँ हुआ करती थी, हाँ हुआ करती थी। फिर मैंने इसको इस डायरेक्शन में ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसा घुमाया, समझ में अच्छे से। तब ये लाइन इधर रहेगी, क्या हट के आगे जाएगी ना। तो समझिए हट के इधर ऐसे आगे आ गई ट्विस्टिंग करने के बाद। तो कितने एंगल से ट्विस्टिंग हुई है इधर, थीटा एंगल से ऐसा ट्विस्ट हुई है। अब जैसे ये डिस्क को मैं ट्विस्ट करके छोड़ देता हूँ, क्या होगा बोल, जैसे ये डिस्क को ऐसा ट्विस्ट किया और छोड़ दिया, अगर डिस्क ऐसे 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 करेगी, ये क्या हो रहा है, ये ऑसिलेशन। क्या हो रहा है ये, इधर ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख। जब ये इक्विलिब्रियम में थी, रुकी हुई थी, जब ये वाली लाइन इधर थी, ये इसका मीन पोजीशन है। ट्विस्ट करके इधर लाया, एक्सट्रीम पोजीशन, वापस इधर आई, मीन। अब यहाँ रुकेगी नहीं, वो अपोजिट साइड पे भी ट्विस्ट करेगी। नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन। ये प्लस थीटा रहेगा और ये माइनस थीटा। तो ये डिस्क ने क्या स्टार्ट कर दिया बोल, ऑसिलेशन। तो डिस्क ने क्या स्टार्ट कर दिया है, ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन है तो हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेशन है तो हार्मोनिक मोशन है। एक प्लेन में हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लाइन पे हो रहा है क्या, ट्रैजेक्टरी देख, लाइन पे हो रहा है क्या, एंगल पे हो रहा है, एंगल पे, थीटा एंगल। कौन सा SHM है ये, एंगुलर SHM। समझा, समझ में आया, नहीं समझा तो ये डिस्क लो और अपने सर पे मार लो ऐसे। एंगुलर SHM समझा सबको। अब मेरे को एक बात बताना, जब ये डिस्क को मैं ऐसा ट्विस्ट कर रहा हूँ, छोड़ने पर ये रिटर्न पीछे कैसे जा रही है, कुछ तो है जो इसको पीछे खींच रहा है।
जैसे एसएचएम में पीछे कौन खींचता था, फोर्स, यहाँ पे भी कुछ तो भी है जो इसको पीछे खींच रहा है, कौन रहेगा वो, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, टॉर्क। किसी चीज़ को लाइन पे चलाने के लिए फोर्स लगता है, घुमाने के लिए टॉर्क लगता है। इधर इसको घुमाने के लिए भी आपने फोर्स नहीं दिए रहेंगे, फोर्स देते तो ये जो डिस्क ऐसे लटक रही थी ऐसा जाके पीछे आ जाती। आपने फोर्स नहीं दिया, आपने उसको क्या दिए, टॉर्क दिए, तो उसको पीछे भी कौन लाएगा, टॉर्क लाए। कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर ध्यान से देखना, अगर थीटा ये डायरेक्शन में दिया गया है तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन से डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। टॉर्क को किससे दिखाते हो बेटा, टाउ से। तो अब यहाँ पर काम आएगी पहले चैप्टर में जो हमने पढ़े थे, एनालॉजी, याद है, इधर रफ में लिख देता हूँ, देखते हैं याद है कि नहीं। एक होता है सिंपल मोशन लीनियर, और एक होता है एंगुलर, एंगल वाले मोशन। तो लीनियर मोशन में हम लोग मास लेते हैं, एंगुलर मोशन में मास नहीं लिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड। लीनियर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर मोशन में थीटा, देखना उधर एक्स नहीं है, उधर क्या है, थीटा है। लीनियर मोशन में हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, इधर एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है। सही है। कहाँ पढ़े थे एनालॉजीज, फर्स्ट चैप्टर में, रोटेशनल डायनेमिक्स। अभी इधर बहुत काम आएगी, देखना। तो वहाँ पे क्या रहता था, लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता था, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग टॉर्क। समझा। तो सर एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन डायरेक्ट लिखे थे क्या, पहले फॉर्मूला डिराइव किए थे फिर लिखे थे। सेम काम यहाँ करेंगे। सब लोग ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है ये, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फटाफट भागने का अपने को। इधर देखो, सब यहाँ पर देखेंगे आप। तो इधर पूरा लिखेंगे, कंसीडर डिस्क सस्पेंडेड बाय अ रिजिड सपोर्ट वाया अ स्ट्रिंग ऑफ मेटल और नाइलॉन, इट इज़ ट्विस्टेड विथ सम एंगल थीटा एंड देन रिलीज, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम। वो सब लिख लेंगे खुद से ना। तो कंसीडर वाला पार्ट तुम लोग को खुद से लिखना है। अब इतना तो करोगे ना रे, इतना तो करोगे ना, फिर से बोलते रहो। क्या क्या लिखना है, कंसीडर अ डिस्क सस्पेंडेड बाय अ रिजिड सपोर्ट वाया string या through a string made up of metal or nylon, it is twisted with some angle theta and then release, this disc start performing angular SHM। समझ में आ रहा है, लिख लेंगे। नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो देख के इतना रिकैप करके लिख लेना, रोक के। समझा अच्छे से। आगे देखो, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, द रीस्टोरिंग टॉर्क, द रीस्टोरिंग torque is directly proportional to angular displacement थीटा। बात सही है या नहीं, बताओ जल्दी भाई। एकदम सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा थीटा से घुमाऊंगा इसको पीछे खींचने के लिए उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। जैसे जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देते थे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा लगता है। तो जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा टाउ, मतलब दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन देख, थीटा ये साइड दिया था तो रिस्टोरिंग टॉर्क उल्टे साइड है, तो क्या लिखूंगा, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात सही है। तो इसको कैसा लिखेंगे, टॉर्क जो है वो थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर अपोजिट भी है डायरेक्शन में, तो क्या गया, माइनस। ये इधर से आपको मिलेगी डेफिनेशन, यहाँ से क्या मिलेगी, डेफिनेशन। लेकिन लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन याद करो, उसमें खाली फोर्स के बारे में नहीं लिखे थे, एक्सेलरेशन के बारे में भी लिखे थे। तो यहाँ पे भी खाली टॉर्क के बारे में नहीं लिखेंगे, और क्या लाना पड़ेगा, ये सेम लाइन लानी पड़ेगी। किसके लिए, किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। वहाँ पे सेम लाइन लाए थे फोर्स के बाद एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ पर किसके लिए लाएंगे, बोल, टॉर्क के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के लिए। कैसे आएगी, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये टाउ ऐसी रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट। वहाँ पर क्या कांस्टेंट आता था, के, क्या बोलते थे उसको, फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो सी है। कौन है, सी नाम है इसका। आप इसको यहाँ पर, इसने आपकी टेक्स्ट बुक में नाम दिया है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या नाम दिया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन आप इसका टेक्निकल नाम याद रखो, इसको टॉर्शन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते, बोल, टॉर्शन कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शन ये वो टाइप का मोशन होता है जब किसी को ट्विस्ट किया जाए।
जब किसी चीज़ को खींचा जाए तो टेंशन, दबाया जाए तो कंप्रेशन, ट्विस्ट किया जाए तो टॉर्शन। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में जब किसी चीज़ को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो टेंशन, दोनों तरफ से पकड़ के दबाते हैं तो कंप्रेशन, और ट्विस्ट करते हैं तो टॉर्शन। वो बीच में अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी, गब्बर इज़ बैक करके, बहुत बकवास पिक्चर है इसीलिए पूरी देखा नहीं था, लेकिन उसका एक सीन देखा हूँ मैं। वो फिज़िक्स पढ़ाते रहता है कॉलेज में बच्चे लोग को, तो उन लोग को पढ़ाता है आज हम लोग पढ़ेंगे टेंशन, कंप्रेशन, शियर, ट्विस्टिंग एंड टॉर्शन, ऐसा बताता है। तो उतने में गुंडे लोग आ जाते हैं तो उन लोग को मार के बताता है, एक की मुंडी पकड़ के ऐसा ट्विस्ट कर देते, बोलता है दिस इज, तो बच्चे चिल्लाते टॉर्शन। क्या बोला? एग्जाम्पल चाहिए इधर। तो ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्शन कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आता है, यहाँ पर क्या आता है? टॉर्शन कांस्टेंट। इधर ये नाम दिया नहीं, आपको टॉर्शन देकर वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, पर मैं बोलता हूँ क्या ही कंफ्यूज हो जाओगे। उल्टा एक बात पता चल रही है, अच्छी बात है ना। ट्विस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्शन। समझा? अच्छा वहाँ पे देख के का फॉर्मूला निकाले थे, तो यहाँ पे भी निकालो सी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? बोलना सी का फॉर्मूला क्या आएगा? टाउ बाय टीटा। सर चीटिंग माइनस हटा दिए, वो माइनस डायरेक्शन के लिए था, कांस्टेंट के साथ डायरेक्शन नहीं लेते इसीलिए टीटा हटा दे। ये हो गया सी का फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या आएगा वो टॉर्शन कांस्टेंट का? ऊपर कौन है? टॉर्क, नीचे कौन है? टीटा। तो क्या लिखेंगे टॉर्क बोले तो? इट इज़ डिफाइंड एज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो कौन हो जाएगा? वो एक्स हो जाएगा। यहाँ टीटा है तो क्या लिखना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या आएगी इसकी? देख यूनिट क्या आएगी बेटा? तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, याद है ना? टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिवाइड बाय टीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा बोल? न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट का किए थे, यहाँ पे टॉर्शन कांस्टेंट का किए। फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट। सही है। अब बेटा याद करो, रोटेशनल डायनेमिक्स में टॉर्क का एक फॉर्मूला निकाले थे हमने, जल्दी बता क्या होता है? नहीं वो तो जनरल फॉर्मूला है। रोटेशनल डायनेमिक में टॉर्क का एक अलग फॉर्मूला डिराइव किए थे हमने, नालायको, आई इंटू अल्फा। याद है? इसको आप एनालॉजी से भी निकाल सकते हो। इधर देख, एनालॉजी से भी आ सकता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा? देख टॉर्क, मास की जगह पर आई, ए की जगह पर अल्फा, तो टाउ इज इक्वल्स टू आई एल। इसका डेरिवेशन रोटेशनल डायनेमिक में कराया हूँ मैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल करते करते n पार्टिकल वाला डेरिवेशन याद करो, जाके देखना घर पे। ज़्यादा पढ़ ली लगता तुम लोग, इसलिए तो कुछ याद नहीं है। टाउ इज इक्वल्स टू आई एल। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन 1, पुट इन 1। क्या हो जाएगा? देख टाउ की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? बोलना आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू टीटा। अल्फा अकेला करो, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस सी इंटू टीटा बाय आई। सही है? माइनस सी इंटू टीटा बाय आई। अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर सी का नाम ही क्या है? टॉर्शन कांस्टेंट। और दिए गए ऑब्जेक्ट को जब हम लोग घुमा रहे तो उसका एक्सिस भी क्या है बेटा? फिक्स है। तो एक्सिस फिक्स है, मास फिक्स है, शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे किससे चेंज होता है सब बता चुका हूँ। मास से, शेप से, साइज से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस का पोजीशन, एक्सिस का ओरिएंटेशन, ये सब पढ़ा है रोटेशनल डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इधर ध्यान से देख, यहाँ पर सी और आई क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो सिंस वैल्यू ऑफ सी एंड आई आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है और ये इक्वल टू, कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा तो प्रोपोर्शनल। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अल्फा को थोड़ा अपन डांस करा देते हैं, समझ में आ रहा है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। आ गई ये वाली लाइन भी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दोनों का ही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या है बेटा? अपोजिट। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन।
ये है एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। सर कहाँ ये डेफिनेशन? पेज नंबर 125 सेकेंड साइड पर एकदम टॉप पे देखो, सेकेंड साइड पर एकदम टॉप पे क्या लिखा देख, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज द ऑसिलेटरी मोशन। एंगुलर एसएचएम वो ऑसिलेटरी मोशन होता है ऑफ अ बॉडी इन विच, जिसमें टॉर्क और होना चाहिए था, उसने 4 लिख दिया, और 4 को काट के और करो, या एफ काट दो खाली, ठीक है। क्या हो गया देखो, इन विच द टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क या फिर एक्सेलरेशन थीटा को क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी बात खत्म नहीं हुई। एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या बेटा, अपोजिट। तो इन दोनों लाइन से अपने को क्या मिल गई बोल, डेफिनेशन। अंडरलाइन कर लिया डेफिनेशन। तो अगर आपसे पूछा डिफाइन एंगुलर एसएचएम, तो ये नहीं बोलने का टेक अ डिस्क, ट्विस्ट इट, रिलीज इट, इट विल परफॉर्म अ मोशन कॉल्ड एंगुलर एसएचएम, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। अगर एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन पूछा तो ये लिखना है आपको, एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें टॉर्क या फिर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों का डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, अपोजिट होता है। सही, सर में अच्छे से डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। अब याद करो लीनियर एसएचएम में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले थे, यहाँ भी निकालेंगे, तो इधर ध्यान से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। एकदम सिंपल है, बोर्ड पर देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी देख, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, और फिर टाउ की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया था, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सही है ना, इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, करेक्ट है ना। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा याद करो, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते तो एक्सेलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट के डबल डेरिवेटिव से क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डबल डेरिवेटिव से क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इधर ध्यान से देख, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसके साथ, टाइम के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे को, एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे आया समझा, कैसे आया समझा। एक्स का डबल डेरिवेटिव लेते तो क्या मिलता है रे, ए, तो एक्स की जगह थीटा रख दो, ए की जगह अल्फा रख दो। एनालॉजी, कौन सा लॉजी, एनालॉजी, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, रख दे इधर, आई इंटू अल्फा की जगह आ जाएगा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, ये माइनस सी थीटा इधर आएगा तो आई डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम मिला, वहाँ पे आपको मिलेगा देख, आई इंटू d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0, मिल गया बेटा। लीनियर एसएचएम में इसके बाद क्या किए थे हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाले थे। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैंने पहले ही बोला, तो आसान वाला काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे बोल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इधर देख, इधर देख, ये आई d2 स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे, प्लस सी थीटा उधर गया, माइनस सी थीटा, आई वहाँ जाएगा, बोलना, आई वहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा, आई वहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज़ दिस, अल्फ़ा, सही है। और अगर मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो इन मैग्नीट्यूड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय आई, ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सर पहले ही तो निकाल लिए थे ना, फार्मूला सेम है, वो कोई फ़र्क नहीं, पर यहाँ क्वेश्चन क्या, डिराइव दी फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से निकालना था ना, तो उसकी मदद से निकाला, फार्मूला सेम आया, फार्मूला अलग आया क्या, नहीं, सही है। अब ज़रा याद करो, लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे। क्या आया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, यही आया था ना, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। या फिर एक फॉर्मूला और निकाले थे, 2 पाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, निकाले थे ये फॉर्मूला लीनियर एसएचएम में।
तो कौन सा लॉजी यूज़ करेंगे इधर? एनालॉजी। एंगुलर एसेशन में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2π/√। एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब ज़रा ध्यान से देख, अभी जस्ट हमने अल्फा का एक फॉर्मूला निकाले थे c(θ/i). अल्फा इसी रहते, थीटा यहाँ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ आएगा तो क्या बच गया उधर? c/i। व्हाट इज दिस अल्फा? बोलना अल्फा कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन मतलब पर यूनिट। व्हाट इज दिस थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गई इसकी वैल्यू? c/i। इसको उठा के इसमें रख दे। t = 2π डिवाइड बाय √। एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी वैल्यू? c/i। ऊपर जाएगी तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसेशन। समझा? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। अब उसके बाद एक टॉपिक है आपको, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लिखो फिर वो करा, डेरिवेशन है उसमें, कंडीशन है और फिर उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल है। वो अभी होगा नहीं आधे घंटे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेरिवेशन के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है मैग्नेट से रिलेटेड, वो बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये पढ़ाता हूँ, ये लिख के लो फिर जाओ। फिर कल वो डेरिवेशन से कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा ही बचा हुआ है। वो डेरिवेशन है, 2 न्यूमेरिकल है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, बस खत्म। ठीक है, सब यहाँ पर देखेंगे बेटा। थोड़ा सा बेसिक्स है, जो 11th का बेसिक्स है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझो मेरे पास एक मैग्नेट है, तो हम सबको पता है मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हर पोल की एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब समझा नहीं सर? समझ, इस पोल की बाजू में कोई दूसरा पोल है तो ये पोल क्या करेगा? इसको ईदर अट्रैक्ट और रिपेल, दोनों कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ साउथ पोल देन इट विल अट्रैक्ट इट, इफ़ इट इज़ अ नॉर्थ पोल देन इट विल रिपेल इट। अब ये जब इसको खींच रहा है तो कितनी ताकत से खींच सकता है? इस पोल में कितनी ताकत है खींचने के लिए? उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैग्नेट लिया, उसको ऐसा कील लेती ना, खिल्ले, उसके बीच में ऐसा डाल दिया तो बहुत सारे खिल्ले आके उससे चिपक गए। अब इसको हटाया मैंने, यही मैग्नेट लिया, हथौड़ी से इसको थोड़ा तोड़ दिया आधा विधा। अब इस पोल को लेके गया वो खिल्ले के पास, पहले जितना चिपका था अब चिपकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्या किया मैंने? ये जो पोल था उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी। समझ में रहा है? तो मैग्नेट के दोनों पोल की एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। अगर आपने मैग्नेट में छेड़छाड़ नहीं किया तो उसके जितने नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ही साउथ पोल की स्ट्रेंथ रहेगी। तो हर मैग्नेट के पोल के पास एक स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। और इसको दिखाया जाता है QM से। किससे दिखाते हैं इसको? QM। तो ये वाले पोल का पोल स्ट्रेंथ है QM और ये वाले पोल का भी पोल स्ट्रेंथ कितना रहेगा? QM। सही है। अब दोनों मैग्नेट को ध्यान से देखो, दोनों मैग्नेट को समझ, मैंने नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसा ज्वाइन कर दिया सेंटर से। तो ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये लेंथ, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं 2L, मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लेंथ 2L। समझ में आ रहा है? अब ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है? पोल की बात नहीं कर रहा, पूरे मैग्नेट की बात। किसकी बात कर रहा? बोल, पूरे मैग्नेट की बात। अब ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक, ध्यान से सुना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको वैसे तो M से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है बेटा? M से। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इसको M से नहीं दिखाएंगे, म्यू से दिखाएंगे। ना व्हाट इज़ द रीज़न? इस चैप्टर में हमने M किसके लिए यूज़ किया है? मास के लिए। तो फिर मास और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग ये चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? म्यू। फिर से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? सर अपने को ये बताता है कि ये जो मैग्नेट है कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा है। जितना कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी कम है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल है। पोल स्ट्रेंथ को, QM को लेंथ से, मैग्नेटिक लेंथ 2L से मल्टीप्लाई कर देने, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? बोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। इसका यूनिट क्या होगा फिर बताओ? या यूनिट के ऊपर बाद में आते, पहले तो समझ में अच्छे से। तो हर पोल की एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ, QM।
मैग्नेट का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लेंथ 2L। पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है, जो हमको बताता है कि मैग्नेट ओवरऑल कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। अब क्या होगा अगर मैंने एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो समझो यहाँ पर एक पहले से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड थी, पहले से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, हर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी है। क्या बेटा, बी। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, बता। कोई तो मैग्नेट रहा होगा, उसकी फील्ड है ना ये, बिना मैग्नेट की फील्ड आ सकती है क्या, नहीं। तो ये एरो आपको बताएगा कि वो जो मैग्नेट था जिसने इस फील्ड को बताया उसका नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एरो हमेशा कहाँ से कहाँ बनाया जाता है, नॉर्थ से साउथ किधर। तो ये जो फील्ड है ये जिस किसी भी मैग्नेट की वजह से होगी, इमेजिनरी मैग्नेट की वजह से समझो, उसका नॉर्थ कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और साउथ कहाँ पे रहेगा बेटा, यहाँ पे। अब समझ, मैंने इस फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को ऐसा रख दिया। अब ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा मैंने, इफ़ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट इस प्लेस, उसको रखा गया है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या होगा बता, ये मैग्नेट ऐसे ही रुका रहेगा क्या, इसके ऊपर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा इसके ऊपर, सर कहाँ से आया फोर्स, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल इसको दूर फेंकेगा और ये वाला नॉर्थ पोल इसको खींचेगा, तो साउथ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सही है। और नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल उसको फेंकेगा और ये साउथ पोल उसको खींचेगा, तो नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर से साउथ पोल पे अपोजिट में फोर्स लगेगा और नॉर्थ पोल पे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, देख, इफ़ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स FM। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अगर साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नॉर्थ पोल है तो, बोलो, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों ऐसा, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे इस FM की वैल्यू निकालनी, ये FM रहेगा कितना, तो एकदम सिंपल है। पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, क्या बोलते हैं उसको, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ। इस पोल स्ट्रेंथ को बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी थी, B, उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। पोल्स, इस पोल के स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फोर्स मिल जाएगा। इस पोल के स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स मिल जाएगा। समझा। तो ये इतना बेसिक है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये यहाँ पे आपको काम आएगा अभी जो डेरिवेशन हम लोग करने आ रहे हैं। तो इतना अपने को पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर से क्या क्या लिखे हमने, एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, दोनों पोल का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। क्या बोलते हैं उसको, पोल स्ट्रेंथ। किससे दिखाते हैं, QM से। मैग्नेट के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लेंथ। दिखाते किससे, उसको 2L से। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलता है मुझे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका यूजुअली सिंबल क्या होता है, M, पर ये चैप्टर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, म्यू। समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट, मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके दोनों पोल पे क्या लगता है, फोर्स। नॉर्थ पोल पे सेम डायरेक्शन में और साउथ पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में। उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। एकदम अच्छे से समझा बेटा, इसको लिख लो, फिर डेरिवेशन कल से चालू करो, लिख के जाओ। और थोड़ा जल्दी जा रहे हो तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, सीधा घर पे जाना। कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर खाली न्यूमेरिकल बचेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में।